पार्टी का इफेक्ट है कि जब उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नाम अगर आपके बड़े नामों के सामने उतारने पड़े तो आपको भी मजबूत कैंडिडेट विरोधी पार्टी के सामने उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी की पार्टी अभी नई नई पार्टी है, वो सारे बड़े नहीं हो जाते हैं। उनमें जो उत्साह है वो अपने कैंडिडेट रखते हैं हर एक के सामने, और वो भी इतने बड़े हो जाते हैं क्योंकि बड़े नेता के सामने वो कैंडिडेट को रखते हैं। आप दूसरी पार्टी की बात करें तो वो नेता काफी टाइम से काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करते हैं तो बड़े नेता बनते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इसने बड़ा नेता लगा दिया। अभी नई पार्टी है, वो अपने नेता को बड़े बना रहे हैं, बड़े कह रहे हैं। नहीं, तो अभी बड़े मैंने नहीं कहा बड़े नेता, मैंने तो बड़े कहा ही नहीं। नहीं, वो कह रही है बड़े नाम के सामने इसीलिए उतार रहे हैं ताकि बड़े बन जाएं। नहीं, बड़े बनने की जरूरत क्या है? छोटे छोटे लोग आपके बड़े बड़े लोगों को हरा देंगे। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स करते हैं, अमेठी में जाके देखिए और रायबरेली में जाके देखिए और बनारस में जाके देखिए, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारी है। क्या नर्स किया है कॉन्स्टिट्यूएंसी को? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण बड़े नहीं बने हैं, अपनी पार्टी में आला कमान होने के कारण बड़े बने हैं। आपने दिल्ली में क्या किया? हमने सपोर्ट किया, हमने आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी और आपको साफ कर दिया। फिर भी दिल्ली से जैसे साफ किया ऐसी देश से साफ कर देंगे आपको। चलिए यहाँ पर इसमें चर्चा में शामिल एक चीज मैं उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा प्रभात जी से पहले, एक छोटी सी चीज। आज भाजपा की वेबसाइट पर कश्मीर पाकिस्तान में दिखाया गया, मनीष सिसोदिया ने अभी अभी ट्वीट किया है, तो क्या नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह आईएसआई के एजेंट हैं? आपकी वेबसाइट पर कश्मीर पाकिस्तान में है, अभी अभी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, इसका जवाब देंगे क्या? चलिए हम मुद्दे को यहाँ पे थोड़ा नहीं भड़काते हैं, प्रभात जी आप जल्दी से इसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन भाजपा की वेबसाइट में कश्मीर पाकिस्तान में है। चलिए, कल उन्होंने आपकी वेबसाइट को आपने नकार दिया था, आज अपनी वेबसाइट को वो नकार रहे हैं, अच्छा तरीका है जी। लेकिन प्रभात जी मैं आपसे यहाँ पूछूंगी कि जिस तरह से अमेठी में आपने, अमेठी और रायबरेली में इससे पहले बड़े मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा कि हम बड़े नाम उतारेंगे, तो क्या आपको भी परसेप्शन पॉलिटिक्स के लिए मजबूर होना पड़ा, या आपको वाकई लगता है कि आपके नेताओं में इतना दम है कि कांग्रेस के गढ़ में सोनिया और राहुल को चुनौती दे सकते हैं आपके वो दो कैंडिडेट जिनके नामों पर चर्चा चल रही है? पहली बात तो आप जब आप कहती हैं तो मैं इररिलेवेंट पार्टी मानता हूं। दिल्ली में कुछ जगह छोड़कर कहीं पर भी अपने को खड़ा करने का सिर्फ एक नाटक किया है। बनारस में भी केजरीवाल ने क्यों फॉर्म भरा है कि 12 मई तक उसका ड्रामा टीवी पर, चैनलों पर आता रहे और आप सब लोग दिखाते रहे नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तो नाम मोदी है। साहब भाग क्यों गए बनारस से? इसलिए क्यों चले गए वडोदरा से लड़ने मोदी साहब? और इसलिए मैं आपको तो पॉलिटिकल इररिलेवेंट मानता हूं, अप्रासंगिक मानता हूं लोकसभा के संदर्भ में। बात रही अमेठी और रायबरेली, हर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हम अपने मजबूत प्रत्याशी खड़े करते हैं वहां पे, लेकिन यदि वहां नहीं जीत पाते हैं तो अपने अपने हिसाब से रहता है मामला। इसका यह अर्थ नहीं कि हम कोई कमजोर खड़ा करते हैं, लेकिन हर की अपनी मजबूती और हर का अपना क्षेत्र होता है, उस दृष्टि से मायने रखते हैं। और इसलिए यह कहना कि हम कोई, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस अध्यक्षा के मुकाबले स्मृति ईरानी जिस तरह से नाम पर चर्चा चल रही है, एक विनेबल या फिर एक टफ फाइट देने वाली कंटेंडर साबित हो सकती हैं? लड़ाने के लिए पार्टी जो तय करती है वह होता है। नहीं, आपको क्या लगता है? लड़ेगी नहीं, आपको क्या लगता है कि एक जिताऊ कैंडिडेट हो सकती है या कड़ी चक्कर देने वाली कैंडिडेट हो सकती है? मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का ये आप सोच रही, अभी निर्णय नहीं हुआ। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक मेरे जैसा कार्यकर्ता कोई टिप्पणी नहीं करता है। चलिए, तो अभी तो जनता के मन में अच्छा, जो निर्णय हो गए उन पर टिप्पणी करेंगे। मैं छोटे छोटे सवाल पूछ लूं प्रभात साहब, एक ही सवाल है, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, वंशवाद, तो क्या आपको ये लगता है कि येदियुरप्पा, नितिन गडकरी और निशंक जैसे लोग भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, माया कोडनानी, बोकारिया, बाबू बजरंगी सांप्रदायिकता से लड़ेंगे, और ठाकरे परिवार, पासवान परिवार ये वंशवाद से लड़ेंगे? आज की बहस का मुद्दा जो है, आप अपने एजेंडे के साथ ना बैठिए, आज की बहस का जो मुद्दा है उसी पर हम कायम रहते हैं। यहाँ पर अमी याज्ञनिक जी भी हमारे साथ हैं। अमी जी, जिस तरह से सुगबुगाहट है, उन्होंने तो मना कर दिया कि टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से सुगबुगाहट है कि राहुल गांधी के सामने यहां पर मैदान में स्मृति ईरानी आ सकती हैं, उमा भारती सोनिया गांधी को चुनौती देती हुई नजर आ सकती हैं, इस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको दोनों की चुनौती में कितना दमखम नजर आता है? नहीं, वो उनकी पार्टी के कैंडिडेट हैं और हमारी पार्टी के कैंडिडेट के सामने वो आ रहे हैं, तो चुनौती तो हर जगह है।
लगता है अमित जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। अमित जी के पास दोबारा लौटेंगे और उनसे जानेंगे कि वाराणसी में वो किसके थ्रू चुनौती देंगी, अगर वो कह रही हैं कि बड़ी नाम यहां पर उतारेंगी। यहां पर हमारे साथ एक बार फिर से हम प्रभात जी के पास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ले जाएंगे। प्रभात जी, अभी तो फिलहाल जो नाम तय नहीं हुए उन पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 2 सीट इसलिए चुनी क्योंकि 1 से जीत का भरोसा नहीं था, उस पर क्या कहेंगे आप? ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हमें देश में प्रधानमंत्री बनाना है और सरकार बनानी है, और इसके रणनीति के तहत हमें जो निर्णय लेना है वो निर्णय हमने लिया है। बड़ोदरा से क्यों, और ये भी लोग जानते हैं कि बनारस से कौन जीतेगा और बड़ोदरा से कौन जीतेगा। दोनों ही जगह से नरेंद्र मोदी जीतेंगे। बड़ोदरा से हम क्यों लड़ रहे हैं, मन के लड्डू फीके क्यों, बनारस से क्यों लड़ रहे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। और इसलिए इस बार केजरीवाल पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, और इस बार पता लग जाएगा कि शीला दीक्षित को हराना कैसा था और यहां टक्कर देना कैसा है। शीला जी ने, अच्छा झा साहब एक बात तो बताइए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं शीला जी ने, लेकिन यहाँ पर प्रभात जी एक सवाल ये भी उठता है, शीला जी ने मोदी साहब को फोन करके कहा था कि 2 सीटों से लड़ लो, केजरीवाल खतरा है। शीला जी ने कहा था क्या फोन करके, क्यों भाग गए बनारस छोड़कर वडोदरा? क्या डर था मोदी जी को? अगर 1 सीट से हारने का डर नहीं है तो 2 सीटों से क्यों लड़ेगा कोई? ये देश का इतिहास बताता है, जब बड़े नेता को डर लगता है तो वो 2 सीटों पे भागता है। बनारस से पहले बड़ोदरा तय था, तो बनारस क्यों आ गए फिर? बड़ोदरा में हार का डर है क्या? 16 मई को गुजरात में ही हार जाएंगे क्या? चलिए बनारस का जिक्र अगर आया है तो यहाँ पर अमित जी से पूछना है। अमित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मजबूत दावेदार खड़े किए जाएंगे, अभी तो कांग्रेस पार्टी ने बनारस में अपने उम्मीदवार का ऐलान वाराणसी सीट पर नहीं किया क्या? चलिए बनारस का जिक्र अगर आया है तो यहाँ पर अमित जी से पूछना है। अमित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मजबूत दावेदार खड़े किए जाएंगे, अभी तो कांग्रेस पार्टी ने बनारस में अपने उम्मीदवार का ऐलान वाराणसी सीट पर नहीं किया है, अभी तो बहुत कम वक्त बचा है, तो इतनी देर क्यों लगाई जा रही है? अगर आप वाकई में एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं तो उसे प्रचार के लिए, जनता से जुड़ने के लिए उतना वक्त तो देना पड़ेगा, तो ऐलान क्यों नहीं? हो 1-2 दिन में हो जाएगा। प्रचार के लिए तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, वो लोग को प्रचार नहीं करना पड़ता है। मोदी जी तो आए 10-11 दिन से पहले, कभी पहले वाराणसी गए नहीं थे, वो तो गुजरात को गढ़ बना के बैठे थे। तो क्या 10 दिन में क्या उखाड़ लेंगे वो, जाके इतना प्रचार कर लेंगे? तो हर एक पार्टी की अपनी टाइमिंग होती है। नहीं, लेकिन अगर आप इतने संजीदा होते हैं, ये मेरा सवाल आप दोनों से है प्रभात जी, अगर आप वाकई में इतना संजीदा होते हैं कि बड़े नाम जो हैं, बड़े नेता जो हैं, उन्हें आप कड़े तौर पर टक्कर, नहीं कड़ी टक्कर देना चाहते हैं, अगर कड़ी टक्कर देना चाहते हैं तो फिर वक्त रहते उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं करते, ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी कैंपेनिंग, लोगों से जुड़ाव जो है सही ढंग से कर सके? इंतजार क्यों किया जाता है बड़े लोगों के खिलाफ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से? और राजनीति में मैसेज देना होता है, तो मैसेज किस तरह का देना चाहते हैं? ये कब तय करना, क्या तय करना, ये पार्टी तय करती है। ये आपके कहने से हम तय नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं तय करेंगे, लेकिन हम एक व्यवहारिक पार्टी खड़ी होती है, व्यक्ति निमित्त होता है, वहां पर हमारी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता है, वर्षों से काम कर रहे हैं। वर्षों से काम करने वाले तो बाहर चले गए, अब तो कांग्रेस ही अंदर आ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे काम कर रहे हैं, और इसलिए घबराहट क्यों है? कांग्रेस को भी घबराहट है और अन्य दलों को भी घबराहट है, चाहे वो एसपी हो या बसपा हो। घबराहट क्यों हो रही है नरेंद्र मोदी के नाम पर? मैं एक सवाल पूछ लूं, बरसों से काम करने वाले जसवंत सिंह रो रहे हैं, कल के आए जगदम्बिका पाल हंस रहे हैं, रामकृपाल यादव की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, आपने लड़ रहे हैं। अमित दीदी, समाजवादी पार्टी से जमानत जब्त हुई गोरखपुर से मनोज तिवारी की, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पर। आपके पास कहां कार्यकर्ता बचे हैं साहब? आप तो उधार की जिंदगी सांसें ले रहे हैं, कहां है कार्यकर्ता? आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए, इकट्ठे के भाजपा वाले को बाहर निकाल दिया है और सारी पार्टी से इकट्ठे कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी वाले छोड़कर क्यों जा रहे हैं अम्मी जी? ये भी तो सवाल उठ जाएगा। अगर इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठे तो कोई तभी करेगा जब अपने घर से कोई निकलेगा। देखिए इलेक्शन टाइम है, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। किसी को लगता है कि यहां से हम जीत जाएंगे तो चले जाते, कोई किसी को रोक तो नहीं सकते। ऐसा कोई लॉ तो अभी है नहीं कि हम किसी को रोक सके। पर भाजपा की पार्टी की ऐसी हालत है कि भाजपा बिल्कुल मिट गई है और सिर्फ मोदी की पार्टी है, और वो सबको ऊपर पकड़ के लाते हैं कहीं और से, और खुद के तो कैंडिडेट्स हैं नहीं, तो ये उनकी हालत है।
चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जो वॉकओवर मिलता था, एक बार फिर से अपने मुद्दे पर लौटें, क्योंकि राजनीति है, चुनावी समर है, तो मुद्दे में से कई मुद्दे निकलते चले जाते हैं। लेकिन कपिल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से केजरीवाल ने चुनौती दी वाराणसी में जाकर, जिस तरह से आपने कुमार विश्वास को अमेठी भेजा, और भले ही शाजिया मानी ना हो, लेकिन मंशा तो आपकी उन्हें सोनिया के खिलाफ उतारने की थी, तो कहीं ना कहीं जब आपने अपनी पार्टी के बड़े चेहरे उतारे, बड़े दिग्गजों के खिलाफ, तो इन पार्टियों को आज मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये लोग 40-50 लोग बार बार जीत के आते थे, कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, यहां तक कि उम्मीदवार भी नहीं उतारते थे एक दूसरे के खिलाफ। आज हम नितिन गडकरी को हरा रहे हैं, चिदम्बरम को लड़ने से मना करना पड़ा, कपिल सिब्बल को हरा रहे हैं, राहुल गांधी को हरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं, सलमान खुर्शीद को हरा रहे हैं। आज ये राजनीति बदल रही है देश की। ये सवाल है कि ये लोग क्यों सोनिया गांधी के खिलाफ मोदी नहीं लड़ते, क्यों राहुल गांधी के खिलाफ जेटली नहीं लड़ते, क्यों राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ भाग जाते हैं? ये कैसी राजनीति कर रहे थे आप लोग इस देश में? प्रभात जी, शीला दीक्षित को क्यों नहीं हराया बीजेपी के लोगों ने? प्रभात जी, सारी जगह पर आपकी जमानत जब्त होगी। ऐसे ही तो 8 दिसंबर से पहले बोलते थे झा साहब, उगाही करना है, ऐसे ही बोलते थे आप 8 दिसंबर से पहले। अब तो घमंड छोड़ दो। यह काम करने के लिए, अमित जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे भी। जीविका को चलाने के लिए आप नाम की जो पार्टी है, वो सब क्यों खड़ी कर रही है सब जगह से? इसीलिए खड़ी कर रही है क्योंकि हम भाजपा को हरा रहे हैं, कांग्रेस को हरा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज लास्ट में, यहाँ पर कार्यक्रम वक्त है, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया है, यहाँ पर जवाब दिया है। कपिल जी आपका, अमित जी आपका, प्रभात जी आपका, इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए, और कहीं ना कहीं सवाल यही है कि बड़े नामों के खिलाफ बड़े चेहरे तो उतारे जा रहे हैं, लेकिन क्या वो चेहरे इतने मजबूत हैं कि उन बड़े दिग्गजों को हरा सके, या फिर सिर्फ एक ये परसेप्शन पॉलिटिक्स है? जनता सब कुछ बखूबी जानती है।